Python scopes and modules. The topic is scope of objects and names, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेम स्पेस। अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आखिर ये वेरिएबल जो मैं बताता था बार बार कि आपके मेमोरी के अंदर एक नेम है, आपके मेमोरी के अंदर स्टोर्ड किसी भी वैल्यू का एक नाम है, उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक मैं आपको बताई हैं ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर, अब हम इसे और फर्दर डिटेल्स में जानेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक ओपन हुआ है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक मैंने लिख रखा है व्हाट इज़ नेम स्पेस, और इसके अंदर मैंने इसका फुल डेफिनेशन 3 स्टैंजाज में इंक्लूड किया है। जो सबसे पहला स्टैंजा है ये यहाँ पर मुझको दिखा रहा है नेम स्पेस का डेफिनेशन कि ये आखिर ये नेम स्पेस होता क्या है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन सेज इट ऑल, अ नेम स्पेस इज़ अ सिस्टम टू हैव अ यूनिक नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर आप किसी भी तरीके का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका एक यूनिक नेम होता है। तो बस ये जो यूनिक नेम प्रोवाइड करता है ना आपके ऑब्जेक्ट्स को, ये सारी की सारी चीज़ें ये एक सिस्टम कहलाती हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग अपने लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर नेम स्पेस कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये जो नेम स्पेस है ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम, और नेम के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, स्पेस। ठीक है, नेम और स्पेस 2 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पर नेम स्पेस को अच्छे से थोड़ा सा समझ सको आप लोग, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपना जो आपका सेकंड स्टैंजा है ये वाला रियल टाइम एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है एलिस का। एलिस इज़ अ नेम जो कि मान लेते हैं कि एक क्लास में बैठी हुई है, अगर टीचर को एलिस कहना है, अब देयर मे बी अ सर्कमस्टांस जहाँ पर एलिस नाम के क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एलिस नाम के क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, और अगर टीचर ने कहा एलिस स्टैंड अप, तो क्या लगता है कौन सा एलिस खड़ा होगा? आई थिंक बोथ द एलिस वुड हैव स्टैंड। अब यहाँ पर जब दोनों एलिस खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर ये टीचर के एलिस कहने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स के नाम क्या थे, एलिस। लेकिन अगर वहाँ पर आप नोटिस करो, मैंने एलिस के बाद लिखा है एलिस ली और एलिस क्लार्क। यहाँ पर 2 अलग सरनेम्स को मैंने इंक्लूड किया है। अब अगर टीचर बुलाना चाहता है एलिस ली को तो वो कह सकता है एलिस ली स्टैंड अप, और अगर वो कॉल करना चाहता है एलिस क्लार्क को तो वो कह सकते हैं एलिस क्लार्क स्टैंड अप। दैट मीन्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक नेम को कैरी करते हैं, और ये जो नेम है ना, ये हर एक नेम एक यूनिक आइडेंटिफायर बनता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप इसको रियल लाइफ में भी इसी तरीके से समझो, रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडल पे इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 10। सपोज इफ आई एम कॉलिंग x हियर, ओके, तो अगर x यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझको प्रिंटिंग मिलती है 10, यानी कि 10 इज़ एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, और ये इंटीजर ऑब्जेक्ट का नेम मैंने क्या दिया था, x। फाइन। अच्छा, अगर x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इस बार मैं x के अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ 20। फाइन, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया 20, दैट इज़ एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, और उसका नाम क्या है, x। आपको यहाँ पर सिचुएशन समझ में आ रही है कि इस बार टीचर ने कॉल किया, किसको कॉल किया, एलिस को कॉल किया। फाइन, अभी यहाँ पर अगर मैं x बुलाता हूँ तो देखो मुझको मिलता क्या है, 20 मिल रहा है। समझ गए बात को? अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि x के अंदर जो हमने रिसेंटली वैल्यू ऐड की है 20, तो वो मुझको 20 दे रहा है, लेकिन उसके पहले ही मैंने इसी नेम के अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना रखा था 10, उसका क्या, वो वैनिश हो गया। क्यों वैनिश हो गया? यही तो है, यही तो पढ़ना है। नेम स्पेस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नेम, आप समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके अंदर आप नेम्स लिखते हो तो वो आपका वेरिएबल अभी तक में आपने पढ़ा था। समझ गए बात को?
तो यहाँ पर ये जो x है ये बेसिकली आपका जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है 20 इसका नेम है। और यहाँ पर आपको अगर 10 को भी एग्जीक्यूट करना है, 20 को भी एग्जीक्यूट करना है, यानी कि आपको एलिस क्लार्क को भी कॉल करना है और एलिस ली को भी कॉल करना है, तो आपको सरनेम की जरूरत पड़ेगी उनके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सरनेम के बेसिस पर काम करते हैं। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू करते हैं 10 और यहाँ पर अगर इस बार मैं कॉल करता हूँ x को, अच्छा वेट, और y इज इक्वल टू हम कर देते हैं 20 यहाँ पर, ठीक है। यानी कि x को यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एलिस ली और y को सपोज कर लेते हैं एलिस क्लार्क। ओके, सो यहाँ पर इफ आई एम कॉलिंग x, तो देखिए मेरे सामने क्या आ रहा है, एलिस ली, यानी कि 10 आ रहा है मेरे पास। और इस बार अगर हम y को कॉल करते हैं तो यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी कि एलिस क्लार्क जिसको कि हमने सपोज करा था। समझ गए? दिस वॉज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट था नेम्स का, कि नेम्स क्या होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उसका एक नाम आपने रखना होता है। तो ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट वाज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, और उसको एक नेम दिया था x। जब मैंने 20 एक दूसरा इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया x नाम का ही, तो x नाम जो है रिप्लेस हो गया आपके सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि x को कॉल करने पर मुझको वैल्यू क्या मिल रही थी, 20, यानी कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आया, यानी कि इस बार 10 ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था सबसे पहला इंटीजर ऑब्जेक्ट 10, उसके लिए मैंने एक अलग नेम दे दिया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था इंटीजर ऑब्जेक्ट 20, उसके लिए मैंने एक दूसरा नाम दे दिया। अब मैं जब x को कॉल करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आती है, यानी कि 10th ऑब्जेक्ट मिलता है मुझको। जब मैं y को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 20। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम्स, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे देखो, on the similar lines Python interpreter understands what exact method or variable one is trying to point to in the code depending upon the namespace. So the division of the word itself gives little more information. यहाँ पर जरा से ध्यान दीजिएगा, ये जो नेम और ये स्पेस है, ये दोनों अलग अलग मिल करके आखिर बनाते क्या है। इट्स नेम, यानी कि ये जो नेम है ये आखिर क्या करता है, विच मीन्स नेम एंड यूनिक आइडेंटिफायर। नेम जस्ट आपको समझाता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। स्पेस, स्पेस आपको क्या बताता है, स्पेस टॉक समथिंग रिलेटेड टू दी स्कोप। स्कोप क्या होता है, ये एक नया टर्म यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये स्कोप्स आखिर क्या होते हैं। ये स्कोप्स आर बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू द लाइफ टाइम्स ऑफ अ वेरिएबल, कि ये जो आपका वेरिएबल है ना, कब तक आप यूज कर सकते हो और किन किन जगहों पर आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि व्हेन पाइथन इंटरप्रेटर रन सोलली without and user defined modules, method, classes etc. some functions like print id are always present। यहाँ पर आप समझ रहे हो इस चीज़ को। अभी यहाँ पर कोई यूजर काम नहीं कर रहा पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर कोई मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, कोई मेथड नहीं, कोई क्लासेस नहीं, किसी तरीके का कोई प्रोग्राम यहाँ पर हमने नहीं बनाया। यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर या आई मीन से कंपाइलर अकेले काम कर रहा है। यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का कोड मैंने जनरेट नहीं किया। तो क्या मेरे पास पहले से कुछ फंक्शंस अवेलेबल होंगे? डेफिनेटली। उन फंक्शंस को हम यहाँ पर कई बार यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ और उसके बाद ये आईडी फंक्शन हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दो फंक्शन हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में कई बार यूज किए हैं, ठीक है। और इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें किसी दूसरे मॉड्यूल से चीज़ों को इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना हमें इन फंक्शंस को क्रिएट करना पड़ा था। हम बस क्या करते थे, इन फंक्शंस को कॉल करते थे और कॉलिंग के साथ इन फंक्शंस के जो भी रिस्पेक्टिव फीचर्स होते थे वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाते थे। प्रिंट करना था, प्रिंट कर लेते थे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी के अंदर लोकेशन फाइंड आउट करना था तो आईडी फंक्शंस को यूज कर लेते थे, हमें उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस जहाँ पर विदाउट एनी मॉड्यूल, विदाउट एनी मेथड्स, विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी यूजर डिफाइंड एनीथिंग, विदाउट एनी यूजर रिटर्न प्रोग्राम, जो फंक्शंस हमको पहले से पाइथन अपने लाइब्रेरीज में अवेलेबल करवाता है, उसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन नेम स्पेसेस। बिल्ट इन नेम स्पेसेस, याद रखिएगा, बिल्ट इन नेम स्पेसेस में ऐसे फंक्शंस आते हैं जो पाइथन के अंदर पहले से स्टोर्ड हैं, जिसे आपने नहीं बनाया। इस फंक्शन का क्रिएशन किसी यूजर ने नहीं किया, ना कोई मॉड्यूल, ना कोई मेथड, ना कोई क्लास।
कुछ नहीं, ये पाइथन आपको देता है। इसके बाद आप यहाँ पर बिल्ट इन नेम स्पेस को देखने के बाद अब ज़रा से यहाँ पर फोकस करो ग्लोबल नेम स्पेस पर। ग्लोबल स्पेस और ये लोकल नेम स्पेस, आखिर ये ग्लोबल और ये लोकल ये टाइप्स ऑफ नेम स्पेस ज़रूर है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। आइडल पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10, फाइन, ठीक है। अभी यहाँ पर x वेरिएबल बन गया। x वेरिएबल बनाने के बाद एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करते हैं, डेफ करते हैं, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ माई फंक्शन मैंने बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और लीव इट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या देता हूँ, 20 देता हूँ, ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करेंगे किसको, x को। x की प्रिंटिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं, और ठीक है, हमारा फंक्शन रेडी है। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, इफ आई एम कॉलिंग माई फंक, ओके, सो व्हाट आई विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट आई हैव स्टोर्ड इन द x वेरिएबल, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इंटीजर ऑब्जेक्ट 20, उसका नेम क्या रखा था मैंने फंक्शन के अंदर, x, ठीक है। और वो x की ही प्रिंटिंग मैंने करवाई, यानी कि फंक्शन के अंदर जो मैंने नेम स्पेस को यूज किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर यहाँ पर प्रिंट करें हम सिर्फ और सिर्फ x को, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए, ओ 10 प्रिंट हुआ। 10 क्यों प्रिंट हुआ, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर देखिएगा कि जब मैंने माई फंक्शन को कॉल किया तो माई फंक्शन के अंदर ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 20, और उसकी प्रिंटिंग हमने की थी। दैट मीन्स कि एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा नेम स्पेस जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया हो। किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जब आप चीज़ों को डिक्लेयर करते हो तो वो पर्टिकुलर नेम स्पेस क्या कहलाता है, लोकल, यानी कि लोकल नेम स्पेस। और उसी के पहले हमने क्या किया है, फंक्शन के बाहर आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ दिस फंक्शन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर मैंने जब प्रिंट किया x की वैल्यू तो मुझको वैल्यू क्या रिटर्न हुई है, 10, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि ग्लोबली था, ठीक है, ग्लोबली स्टोर्ड ऑब्जेक्ट मुझको यहाँ पर मिला। यहाँ पर मैंने x को क्या किया है, ग्लोबली स्टोर किया है। मैंने एक ऐसा नेम स्पेस तैयार किया है जो कि ग्लोबल नेम स्पेस है, ठीक है। तो ग्लोबल और लोकल, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। अभी आते हैं हम अपने फाइल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस। हमने आपको लोकल नेम स्पेस क्या होता है बताया। लोकल स्पेस यानी कि जब आप फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, ऑब्जेक्ट्स के नाम क्रिएट करते हो, तो वो एक लोकल नेम स्पेस कहलाता है। ग्लोबल नेम स्पेस यानी कि जब आप आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, तो वो कहलाता है ग्लोबल नेम स्पेस। बिल्ट इन नेम स्पेस हम प्रिंट फंक्शंस को यूज करते हैं, आईडी फंक्शंस को यूज करते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी में पहले से स्टोर्ड फंक्शंस है उन्हें यूज करते हैं। तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, हमारे बिल्ट इन नेम स्पेस कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये स्कोप को थोड़ा सा बता रहा है। हमने यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या किया है कि पाई नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, दैट इज इन अ ग्लोबल स्कोप। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल बनाया है जिसको कि मैंने नाम दिया है पाई, और पाई के अंदर एक स्ट्रिंग मैंने अटैच की है आउटर पाई वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, डेफ करके एक फंक्शन बनाया है पाई फन, और उसके अंदर सेम नेम का, ठीक है, देख रहे हो आप, मैंने नेम नहीं बदले, एलिस, ठीक है, मैंने नेम नहीं बदले, ये याद रखिएगा। पाई मैंने लिखा सेम वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने क्या किया, इनर पाई वैल्यू, ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया इसी को, पाई को। अभी इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मुझको यूज करना है इनर पाई वैल्यू को, और दूसरे सर्कमस्टांस पर मुझको यूज करना है आउटर पाई वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा, अगर मुझको ये वाली वैल्यू चाहिए इनर पाई वैल्यू यानी कि मुझे चाहिए अपने लोकल स्कोप की वैल्यू। तो लोकल स्कोप की वैल्यू को हासिल करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने इसे बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पाईफन को कॉल किया। जब पाईफन मैंने कॉल किया तो यहाँ पर मुझको वैल्यू क्या मिल रही है, इनर पाई वैल्यू।
इनर पाई वैल्यू मुझको यहाँ पर मिल रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे इन चांस ज़रूरत पड़े एक जगह पर आउटर पाई वैल्यू को शो करने की, या मैं इसे यूज़ करना चाहूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो कुछ नहीं, ये तो मैंने ग्लोबली रखा है, अब इसे मैं चाहूँ तो कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। पाई को चाहूँ तो कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, इनसाइड अ फंक्शन, आउटसाइड अ फंक्शन, विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना करके उसके अंदर अगर मैं पाई को यूज़ करना चाहता हूँ देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, इट इज़ एन ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैंने प्रिंट पाई किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटर पाई वैल्यू, यानी कि वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मुझको मिला जो कि ग्लोबल स्कोप पर था। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब यहाँ पर आप देखो कि नेम और स्पेस। नेम का मतलब मैंने क्या बताया था, अन यूनिक आइडेंटिफायर। पीछे चलते हैं थोड़े से अपने स्लाइड्स पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इट्स नेम। नेम यानी कि यूनिक आइडेंटिफायर, और स्पेस यानी कि विच टॉक्स समथिंग रिलेटेड टू दी स्कोप्स। स्कोप्स का मतलब आपको क्लियर हो चुका है, आपको अभी नेम का मतलब क्लियर हो चुका है। अब ये जब नेम और स्पेस यानी कि जब आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन और आपका स्कोप आपस में कंबाइन होता है तो ये कहलाता है नेम स्पेस। दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन नेम स्पेस। ठीक है, अभी पाइथन नेम स्पेस हमने पढ़ लिया, इसके बाद अभी हमने क्या करना है, हमें पढ़ना है लोकल स्कोप, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल कीवर्ड का आखिर क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं लोकल स्कोप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अ वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग्स टू अ लोकल स्कोप of that function and can only be used inside that particular function. Example के तौर पर a variable created inside a function is available inside that function. def किया मैंने, my function create किया, x is equals to 300, print किया मैंने x, my function की calling यहाँ पर हुई है, value क्या मिलेगी 300. fine. function inside a function, as explained in the example above, the variable x is not available outside the function but it is available for any function inside the function. आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो जरा सा, def किया मैंने, my function को क्रिएट किया और उसके अंदर एक वैल्यू बनाई 300 की, जिसको कि नेम दे दिया मैंने क्या 300, इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक नेम दे दिया मैंने x, x इज एन लोकल स्कोप। ठीक है, उसके अंदर फंक्शन के अंदर ही मैंने एक और फंक्शन बनाया डेफ माई इनर फंक नाम से, और उसके अंदर मैंने प्रिंट किया है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू आखिर ये x प्रिंट करेगा क्या, ये x प्रिंट करेगा 300। क्यों 300 प्रिंट करेगा, देखिए फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, वंस यू हैव क्रिएटेड लोकल स्कोप ऑब्जेक्ट, एक बार अगर आप लोकल स्कोप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद जब आप उस लोकल स्कोप, लोकल नेम स्पेस को कहीं पर भी यूज करोगे तो वो सेम ऑब्जेक्ट ही प्रिंट होगा जो आपने अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे डिक्लेयर किया था। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 300, इट इज अ लोकल स्कोप जो मैंने क्रिएट किया है अपने माई फंक के अंदर। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं जितने भी फंक्शंस बनाऊं उसके अंदर अगर मैंने x को यूज किया तो मुझे ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा 300. That is the main concept of local scope and it is the main concept of function inside a function. आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्कोप पर। ग्लोबल स्कोप में a variable created in the main body of the Python code is a global variable and belongs to the global scope. अभी यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को लिखा गया है कि पाइथन कोड की मेन बॉडी में जो भी हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया या असाइन किया वो क्या है, वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है और वो बिलोंग करता है हमारे ग्लोबल स्कोप्स को। अंडरस्टैंड, ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल स्कोप्स को, ग्लोबल वेरिएबल्स को आप किसी भी स्कोप से एग्जीक्यूट करवा सकते हो, चाहे आप ग्लोबल स्कोप्स के साथ आप इसे एग्जीक्यूट करवाओ, चाहे आप लोकल स्कोप्स के साथ इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कराओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है x इज इक्वल्स टू 300, दैट इज ग्लोबली डिक्लेयर्ड। उसके बाद मैंने डेफ किया है माई फंक, उसके अंदर प्रिंट किया है मैंने x। तो ये प्रिंटिंग जो x की यहाँ पर होने वाली है, इसके अंदर आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक ग्लोबल नेम स्पेस क्रिएट हुआ है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है 300, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट 300 है जिसका नेम क्या है x। कौन से स्कोप पर है, ग्लोबल स्कोप पर। तो कौन सा नेम स्पेस हुआ, ग्लोबल नेम स्पेस। अभी जब माई फंक में हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं x को, तो x के अंदर आखिर वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेफिनेटली
वही ग्लोबल नेम स्पेस हमने जब यहाँ पर यूज किया है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा जो कि ग्लोबल स्कोप के अंदर अवेलेबल था, यानी कि 300। उसके बाद जब यहाँ पर माई फंक्शन मैंने कॉल किया तो यहाँ पर मुझको क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। और अगर नॉर्मली मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर x को तो भी मुझको क्या मिलेगा, 300 ही मिलेगा। यानी कि चाहे मैं इसे लोकल स्कोप से एग्जीक्यूट करूँ, चाहे मैं इसे ग्लोबल स्कोप से एग्जीक्यूट करूँ, मुझको मिलना क्या है, मुझको वही ऑब्जेक्ट मिलना है जो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया था। अभी यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड भी हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोकल स्कोप के अंदर होते हैं, यानी कि हम एक फंक्शन के अंदर होते हैं और फंक्शन के अंदर रहते हुए हमें अगर कोई एक नेम स्पेस क्रिएट करना है जो कि ग्लोबल स्कोप को बिलोंग करता हो तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें ग्लोबल कीवर्ड को यूज करके एक फंक्शन एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका डेफिनेशन बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है, इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल बट आर स्टक इन अ लोकल स्कोप। अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हो लेकिन आप फंस चुके हो, स्टक हो चुके हो, कहाँ पर, लोकल स्कोप के अंदर, यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। बहुत इजी सा मेथड है यार, पाइथन आपको बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर आपको पाइथन क्या करता है कि ग्लोबल कीवर्ड दे देता है। यहाँ पर सी, इफ यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। अभी यहाँ पर अगर किसी भी वेरिएबल नेम, जैसे कि यहाँ पर आप देखो डेफ माई फंक, उसके अंदर मैंने एक नेम लिखा है एक्स, ठीक है। अभी ये x के पहले मैंने क्या लिखा है, ग्लोबल लिखा है, यानी कि ये जो x है होना तो चाहिए था लोकल, लेकिन इसके पहले अगर मैंने ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लिया, दैट मीन्स अब ये जो x है ये ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है। अभी आप माई फंक को यहाँ पर जब कॉल करोगे ना तो आपको x की वैल्यू 300 मिलेगी, और अगर आप नॉर्मली x प्रिंट करोगे तो भी आपको x की वैल्यू 300 ही मिलेगी। समझ गए। सो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करना चाहते थे आप लोगों के साथ। स्कोप्स एंड मॉड्यूल का सबसे पहला चैप्टर, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नेम्स। दिस वाज इनफ। अभी के वीडियोस के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।